साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम राम सा, राम राम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। आज होली थी आधे देश में कल है और कलकत्ता साइड वगैरह में। और आज भी यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो देखे। और क्या वीडियो है। वीके सिंह ने संन्यास ले लिया, भदौरिया साहब ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, वो ओआरओपी देख के चले गए। ये अभी ओआरओपी का आगे का इम्प्लीमेंटेशन करके आपको देंगे और अब बहुत ही जल्दी सारे संगठन एक हो जाएंगे और एक हो गए सारे के सारे ही भदौरिया साहब को पार्लियामेंट में ले आएंगे। थैंक यू, बहुत अच्छी बात है। और हमारे वीर बहादुर साहब भी लगे हुए हैं कि वो भी किसी जेसी जुगाड़ को कोशिश कर रहे हैं कि शायद किसी को एक आध को उतार दे। कितने कामयाब होते हैं। लेकिन मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ भाई, कश्मीर में हमारा एक छद्म युद्ध चल रहा है पाकिस्तान के साथ में, गुरिल्ला युद्ध। बाकी जो लड़ाई लड़ी जाती है ओपन वॉर, वो कारगिल के बाद में तो हुई नहीं है। जब कारगिल के बाद में वॉर नहीं हुई है तो 2000 से 2024 यानी कि जो 2001 में भर्ती हुआ है वो 24 तक नायक भी गया है, सिपाही भी गया है, हवलदार भी गया है, कई जेसीयू बन के प्रीमेचर चले गए। और ऑफिसर्स में भी जो लेफ्टिनेंट कर्नल बन के 13 साल में आगे बढ़े या नहीं बढ़े, जो कर्नल बने हैं वो भी आगे एक दो यूनिट कमांड की होगी, ब्रिगेडियर बने होंगे तो वो भी शायद 24 साल में कई लोग चले गए होंगे। ये सारे वो बंदे कि जिन्होंने फील्ड वॉर क्या होती है उसको देखा नहीं है, फील्ड वॉर में क्या रिक्वायरमेंट होती है नहीं देखा है, किसी देश की सहायता कैसे जाके हम करते हैं। जैसे श्रीलंका में एलटीटी के साथ में दिन में लड़ना, सप्ला उनको लड़ना, रात को उनको ट्रेनिंग देना। जिसने आंखों से देखा है वो बता सकता है। तो अभी हम लोग पता नहीं पिछले 12 महीने से 14 महीने से चल रहे हैं ओआरओपी। सिंपल सी बात है, किसी के समझ में नहीं आया कि 71-72 के बाद में ओआरओपी का मुद्दा उठा और ये 15 में ही एकदम 14-15 में कैसे आया। इससे पहले इसकी बहुत बड़ी आवाज, बहुत बड़ी वो आंदोलन, बहुत बड़ा वो बड़े स्तर पे क्यों नहीं हुआ। कोई तो कारण रहा होगा ना। कारण था सरकारें। और सरकार जो उस टाइम जो पहले थी वो चाहे गंदी थी कुछ भी थी, होशियारी कमेटी की जो लास्ट रिकमेंडेशन थी उसमें जो एज फैक्टर दिया हुआ था, सर्विस फैक्टर दिया हुआ था, उसके अंदर एयरफोर्स नेवी के मतलब अदर रैंक भी नहीं आते हैं जो 57 ईयर्स करते हैं, तो अफसर तो दूर की बात है। और ये क्लियर था कि अधिकारियों को नहीं मिलेगी ओआरओपी। एक कांग्रेस का स्टैंड था, ठीक है। और उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं तो बाद में 13-14 में अंदर से एक प्लानिंग बनती है। और ये प्लानिंग बहुत पीछे से चली है कि सैनिकों को एकत्रित करके किस तरह से देश की सत्ता पे काबिज हो सकते हैं, और सैनिकों के बगैर हम काबिज नहीं हो सकते हैं। तो एक उसी टाइम एक जनरल हुआ करता था वीके सिंह, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। वीके सिंह साहब ने अपनी एज के लिए सुप्रीम कोर्ट भी गए सर्विस बढ़ाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट नहीं माना, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके साथ में एक फैक्टर और घटना घटी थी कि मेरठ से डिव रवाना हुए थे दिल्ली के लिए, और रातों रात ही ये खबर फैल चुकी थी और सुबह अखबार पूरे भरे पड़े थे, टीवियों में न्यूज़ में भरे पड़े थे कि दिल्ली के ऊपर सेना का कब्जा होने वाला था। लेकिन उस टाइम की सरकार ने उस टाइम एक गलती की कि उस जनरल को
उसकी जो गुस्ताखी थी, गुस्ताखी की सजा देने की बजाय उसको माफ कर दिया। और एक हिंदुस्तान का दुर्भाग्य भी कहूंगा कि ब्रिटिश ने तो फौज के हिसाब से इस देश को चलाया, लेकिन आज़ादी के बाद में जैसे इस पूरे विश्व के अंदर हर देश ने सैनिक शासन देखा है, लेकिन इस देश ने, भारत ने सैनिक शासन नहीं देखा है। कि पूरे देश के ऊपर जब सैनिक शासन होता है तो सैनिक शासन कैसा होता है। अगर 5 साल ये देश सैनिक शासन देख ले, फिर देखो तमाशा सफेद नकाब पोशों का। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी सफेद नकाब पोश है। अब हम आते हैं वापस अपने मुद्दे पे। जनरल साहब ने पहल कर चुके थे, हीरो बन चुके थे देश के, और फटाक से रिटायरमेंट लिया। और उस टाइम की अपोजिशन पार्टी थी बीजेपी, फटाक से ज्वाइन की, इलेक्शन लड़ा मेरठ से, केंद्र में आ गए, विदेश राज्य मंत्री बन गए और 10 साल का अपना कार्यकाल आराम से निकाला। उस टाइम इनको कोई ओआरओपी याद नहीं आई, कोई गए तो उनको धक्के मार के अपने खुद के ऑफिस में उन्होंने कैमरा ऑन नहीं होने दिया। अब जब इनका टिकट काट दिया गया तो इनको देश की और बड़ी सेवा याद आई, इनको बड़ी सेवा याद आई। दूसरे को अपनी सेवानिवृत्ति के बाद देश की सेवा याद आई। और यहाँ पर इस देश में करीब 1000 संगठन बने हुए हैं हमारे डमरू वालों के, हम लोगों के, हम डमरू वाले हम लोग हैं जो डुगडुगी बजाते रहते हैं, क्योंकि एकता हमारे अंदर है नहीं। जैसे कोई नागा साधु है, कोई वो साधा है, वो पंथी है, राम सनई है, वो है, इस तरह से हम भी पेंशन आने के बाद में अपनी डफली अपनी राग बजा रहे हैं। हम एक सैनिक नहीं है, एक सैनिक कि हम लोग डिफेंस से रिटायरमेंट आए हैं, ये हमारा प्रोटोकॉल है। हम सैनिक थे, सैनिक है, और मरते दिन तक तिरंगे के हकदार है, क्योंकि हमने तिरंगे को हमारे भाइयों ने, हमारे दोस्तों ने, हमारे बच्चों ने खून से सींचा है, तभी लहरा रहा है। इनकी जड़ों में पानी नहीं, हमारे जवानों का खून है, तभी लहरा रहा है। अब मैं आपको थोड़ा और पीछे लेके चलता हूं कि जब सेना की देश का बंटवारा हुआ या आज़ादी मिली, नेहरू जी ने क्या बोला था, हमें तो सेना की जरूरत नहीं है। इन द रिटर्न है, कई लोगों ने पढ़ा है ना बुक, है ना, जरूरत नहीं है। तब के अंग्रेज जनरल ने बोला था कि जरूरत है, और उनको महसूस हुआ जब चाइना ने 62 में अपना बाई वाला रोल दिखा दिया, यूनो की सीट भी ले ली और बाई वाला रोल भी दिखा दिया। तब इनको लगा सेना तो चाहिए। तो उस टाइम फिर सेना की भर्ती कैसे लेते थे? उस टाइम जो पुरानी गाड़ियाँ होती थी ना, एक अधिकारी कैप्टन रैंक या इस रैंक का बहुत बड़ा होता था, जिसके जवान को दर्शन नहीं होते थे, उसको वो गाड़ी लेकर पीछे थिएटर या बड़ी गाड़ियाँ, गट्टू गाड़ियाँ, उस तरह की गाड़ियाँ, मर्सिडीज गाड़ियाँ, वो पीछे पीछे चलती थी, गाँव में जाती थी, और गाँव में हट्टे कट्टे जवानों को देखा, छांटा, उनके माता पिता को बुलाया, यहाँ अंगूठा करो, तुम्हारा बच्चा सेना में भर्ती। कोई एजुकेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, मेडिकल के तौर पे फिट फाट उठाया, गाड़ी में डाला, फौजी बन गया सीधा ट्रेनिंग सेंटर में। वो दिन भी थे, गांव में जा जाके, गांव से उठा के इस देश की सेना बनी थी। और जब उन्होंने 65 का युद्ध लड़ा, जो भी आगे है 71 का युद्ध लड़ा, उनमें कई कैजुअल्टीज हुई, बहुत कुछ हुआ, और जब लगा कि नहीं अब कुछ ज़्यादा हो गया है तो उनको रिजर्विस्ट बना के बाहर निकाल दिया, तुम रिजर्व में रहो, जब जरूरत होगी बुला लेंगे। वो बेचारे चंद आदमी बचे हैं जो आज 5000 रुपये पे गुजारा कर रहे हैं, सीने पे मेडल 3-3 युद्धों का। शर्म करो इस देश की सरकार, चाहे कोई भी हो। वो विश्वासघात उनके साथ हुआ, उसके लिए कोई नहीं जगा। सुभाष चंद्र बोस की सेना को जब 47 के अंदर गिरफ्तार किया गया, बाद में उनको विद्रोही की तौर पे लाल किले में बंद रखा गया था, सबको पता है। और ब्रिटिश सेना आज़ादी का जश्न मन रही थी। ब्रिटिश सेना के जो भारतीय थे वो बैरिकों में शराब के घूंट लगा रहे थे।
आज़ाद हिंद की फौज वो कैद थी, उन पे केस चल रहे थे। आप सोचिए कि अगर जवाहरलाल नेहरू को तो दया नहीं आई, लेकिन शास्त्री जी नहीं होते तो उनका क्या होता। और शास्त्री जी ने उनको स्वतंत्रता सेनानी बता के इस देश से पेंशन तक दिलाई, वो भी एक कांग्रेस का लीडर था। मेरा कहने का मतलब है, आगे 5वीं क्लास पास हुई, 8वीं क्लास एजुकेशन रखी गई, 10वीं रखी गई, इस तरह से आगे जनसंख्या बढ़ी। लेकिन नेहरू जी को जब सेना की जैसी आवश्यकता नहीं थी, वैसे ही एक आवश्यकता आगे आके अटल बिहारी वाजपेयी जी को हुई कि सेना की जरूरत नहीं है, हम खामोखाम बढ़ा रहे हैं। कारगिल में इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने 2004 में फैसला कर दिया कि भाई पेंशन बंद करो, इसके बाद में जो भी भर्ती होगा बाकी किसी को पेंशन नहीं मिलेगी। और इस तरह से इन्होंने वो तो थोड़ा बीच ही था। लेकिन जो आगे हमारे अच्छे अच्छे चलते गए, जब ये महर्षि अवतारी पुरुष जब आए, इन्होंने सत्ता संभाली, तो इन्होंने बड़ा गेम खेला उन अधिकारियों के साथ। मैं तुम्हें भी ओरावपी दूंगा, होशियारी कमेटी साइड में, वन मैन जुडिशल कमेटी साइड में, तुम लोग कैसे भी करके इन भेड़ों को इकट्ठा करके हमारे कैंपेन में ले आओ और हमें वादा कर दो कि भी ये सारे हमारे साथ में हैं बस। और पूरी भेड़ चाल में साथ हुए और गद्दी नशीन कर दिया गया। और आगे आके इनको इस देश का सबसे बड़ा खर्चा किसको लगा? सैनिक पेंशन का, सैनिकों को डीए का। आप में से कोई भी पुराना सैनिक कह सकता है कि ये 9वां साल चल रहा पे कमीशन का। पहला कमीशन तो हमारा 0-0 पे था, लेकिन दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वें पे कमीशन में जब तक 9वें साल में हम एंट्री करते थे तो हमारा डियरनेस अलाउंस 80 से 90% के बीच में होता था। तो कभी कभी तो 100 के पार भी चला गया। आज आप 50% पर रुके हुए हो। आप ही का पैसा 40% जो बढ़ना था, जो स्टैटिक मैथमेटिक्स के फॉर्मूले से आपको न दे के गवर्नमेंट के खाते में ले लिया और खरबों रुपए का एनपीएस करके वो पैसा भी बैंकों से गायब कर दिया गया। और ये देश का जवान उनको बोझ लगने लगा और रास्ता निकला गया कि यार क्या करना सेना का, ले आओ अग्निवीर 4 साल। अब हमारे देश में कोई ऐसा तो है नहीं कि अब चाइना को भी क्रॉस करने वाले हैं हम लोग जनसंख्या में। तो अभी हमारा स्ट्रेंथ के 2 शब्द होते हैं ना, स्ट्रेंथ का मतलब शक्ति और स्ट्रेंथ का मतलब संख्या। तो शक्ति को मारो गोली, संख्या बहुत है, 5 मरेंगे वहाँ 50 लगा देंगे। तो अग्निवीर आ गए, पेट की भूख है, आप 5 की भर्ती बुलाते हो, वहाँ 50,000 की लाइन लगती है। लेकिन कभी आपने इनकी मानसिकता नहीं पड़ी कि भाई आखिर अग्निवीर योजना में इस देश की सेना को मिला क्या। अब देश का मुखिया के दिमाग में वो रसिया वाली अगर दिमाग में है कि मेरे पास S4 सिक्योरिटी सिस्टम है, फाइंडर है, तो ये गलत फहमी में है कि रसिया का खुद का क्या हाल हो रखा है। S4 उसी ने बनाया, उसका खुद का क्या हाल है तो पहले आपने देख लो। छोटा सा यूक्रेन ने अभी तक नानी याद दिलाई हुई है। तुम्हारे पास तो एक तरफ बहुत बड़ा बड़ा मुंह, एक तरफ वो मुंह है, कहाँ जाओगे। अब मैं ये बताता हूँ कि जो मेरे देश के प्रधान जी का जो मूड है कि सेना से हमारे को कोई इनकम नहीं है। इस देश की सरहद अगर सेना से सुरक्षित है ना, तो इस देश की पाई पाई सेना की है। किसी माइल के लाल का अधिकार नहीं उस पर होता तो जाके देखो अफगान में, जाके देखो यूक्रेन में, जाके देखो वहाँ इजराइल क्या कर रहा है। किसी का होता अधिकार तो रातों रात वो कहाँ गए,
वो खंडहर महल कारें वो कहाँ चली गई? अगर उनकी सेना मजबूत होती तो अगर ये सेना है तो तुम हो। और अगर तुम लोग सोचते हो कि अग्निवीर की स्कीम से इस देश को बचा लोगे तो इस देश के साथ इससे बड़ा अन्याय कुछ नहीं हो सकता। इस माँ भारती को अगर वापस गुलाम बनाना है तो करो, कोई रोकने वाला नहीं। जिसको चारपाई की मौत नहीं मरना है वो इस सरकार से दुश्मनी ले ले, उसको या तो तड़पा तड़पा के मार देंगे या गोली दे के मार देंगे। अरे मोदी जी क्या हो गया आपको? क्या विजन क्या सपने लेके आप आए थे? हमने इस देश के एक सनातनी ने, देश के नागरिक ने आपको अवतार पुरुष कह दिया, मान लिया है। आप राम मंदिर का उद्घाटन करते हो और पूरे राम मंदिर के आंदोलन के जीवी जो आंदोलन किया था, जिन्होंने या ढहाया था, कुछ भी किया था, उनमें से एक बंदा वहां पे हाजिर नहीं था। आपके लिए तो कंगना रनौत बहुत जरूरी थी, फिल्मी डायरेक्टर जरूरी थे, फिल्मी हीरो जरूरी थे, लेकिन आपको वो हमारा विनय कटियार नहीं चाहिए, आपको बाकी नहीं चाहिए, आपको आडवाणी जी नहीं चाहिए, आपको उमा भारती नहीं चाहिए। जो उसको लीड किया था राम आंदोलन को, वो कोई वहाँ पे राम मंदिर में नहीं था, ठीक है ना? शंकराचार्य थे जो धर्म के रक्षक थे। आप ही हमारे सब कुछ माई बाप। 110% में आज आपको बोल रहा हूँ सर, सरकार आपकी बनेगी। क्यों? कि इस देश को और कुछ नहीं चाहिए। इस देश को विश्वास है कि हमें आपदाओं से, मुसीबतों से जो कुछ ही हमारा भगवान ही बचाएगा और कोई नहीं बचाएगा। तो जैसे अभी राम मंदिर बन गया, अभी उनको मथुरा भी चाहिए और ज्ञानवापी चाहिए, वो आप ही दिला सकते हो। इसलिए पूरा देश आपको इसके लिए वोट भर भर के देगा और आप इनको ये बना के दे दो, फिर इनको इनके हाल पे छोड़ दो, क्योंकि इनके भगवान आएंगे, अपने आप बचा लेंगे। लेकिन अगर आप पीएम हैं तो आपके पास तो बहुत बड़ी बड़ी खबरें आती होगी ना। जिस मंदिर के अंदर एक छोटी सी बच्ची का बलात्कार होता है, वो चिल्लाती रहती है, चीखती रहती है, सामूहिक बलात्कार होता रहता है, उस मंदिर में कोई भगवान नहीं है क्या? होता तो उस बच्ची को बचाता नहीं क्या? मैं इसके खिलाफ। मेरा भगवान मेरे अंदर है और मुझे वो कोई गलत कर्म ना करवाए, मानवता के खिलाफ ना कराए। और पिछले 10 सालों में जो बीज आपने कम्युनल का बोया है, हम रहें ना रहे, आप रहो न रहो, ये देश एक दिन आपस में, ये देश ही आपस में कट फूट के मरेगा अपने आप ही। वो माहौल आपने आज हर एक घर में नैरेटिव घुसा दिया है। हिंदी को बोल दिया कि आपके ऊपर तकलीफ है, आपके ऊपर बहुत खतरा है, और मुसलमान को बोल दिया भाई तुम लोग तो जस्ट इस देश से निकलने वाले ही हो। बस ये दो ही आदमी हैं, लड़ा दो इनको बस, और कुछ नहीं। मैंने तो 10 साल में एक ही डिबेट देखी, हिंदू और मुस्लिम। इससे अच्छा तो बोलूंगा कांग्रेस अच्छी थी, वो कम से कम उनको मदरसों में बंद रखती थी, पैसे देती थी, सुविधा देती थी, और वोटिंग के टाइम बाहर निकाल के वोट देकर वापस मदरसों के अंदर। साल में एक ही बार उनका होली दीपावली होती थी, जैसे उनका त्यौहार ये इलेक्शन वाला ही, उसी में वो आज़ाद होते थे, बाहर की हवा खाते थे। वोट दिया, वापस अंदर। आपने बोला नहीं, मैं तो कंप्यूटर दूंगा इनके हाथ में, दे दो भाई। अब आप ही के लोग बोल रहे हैं कि ये आपके भस्मासुर बन गए, तो हम क्या करें? हमारे तो ये भाई है, हम तो इंसान को इंसान ही मानते हैं बस, बाकी हमारे लिए कोई जात पात नहीं है। हम सैनिक आदमी वर्दी पहनी, हमारे साथ तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब थे, हमने तो साथ में बैठ के मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब में बैठ के एक साथ प्रसाद खाया है। लेकिन आपने इस समाज को ऊंच नीच, खून, डीएनए, पता नहीं क्या क्या में गुजार दिया, और आज देश पूरा ही बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है, और आप शांति का डमरू बजा रहे हैं। थैंक यू। अब आपकी तीसरी पारी पे देखते हैं, हम देखेंगे, हम पारी तीसरी आप ही खेलोगे।
आप ही की बनेगी, ठीक है ना। और आपकी नज़र में अगर सैनिक की बेइज्जती हुई, मोदी जी याद रखना, इस सैनिक ने आपको बनाया है, कोई सैनिक ही आपको वहां से अर्थ से फर्श पे लाएगा, ये सैनिक। क्यों कि जिस दिन भगत सिंह की आत्मा अभी वेट कर रही है, सुभाष चंद्र बोस की वेट कर रही है, सुखदेव की वेट कर, सबकी वेट कर रही है कि ऐसी कौन सी सरकार आती है जो हमारे कलंक लगा हुआ कि हम आतंकवादी थे, वो हमारे डॉक्यूमेंट में लिख दे नहीं हम आतंकवादी नहीं थे। अब किसी सरकार ने लिखा है क्या? किसी सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की फोटो लगाई क्या अंदर? लगाई अंदर संसद में? नहीं लगाई। न किसी ने किसी को क्लीन चिट दी। नहीं, हमारे बंदे जो फांसी पे चढ़े ये देश के लिए बलिदान हुए हैं, ये शहीद है हमारे, ये शहीद आजम है हमारे। उनके जो अंग्रेजों के किए हुए कागज निकालो बाहर और उनको फ्रेश सर्टिफिकेट लगाओ कि हमारे देश के हीरो थे, इनकी वजह से आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। और ऐसे कितने शहीदों के घरों में अभी आप उनके माताओं बहनों जिनकी जिंदे बैठे हैं उनको आप पेंशन दे रहे हो? नहीं, कहीं नहीं। मेरा आज का वीडियो ओआरओपी था, वो इसलिए था कि मैं बोल रहा हूं कि पहली बात तो मैंने इस 14 महीने में देख लिया है ढूंढ ढूंढ के कि इस देश का कोई सैनिक ओआरओपी चाहिए नहीं किसी को। ये चिल्ला वो रहे जिनको आपने आउट कर दिया है, जैसे कि प्रीमेचर गया उसको नहीं मिलेगा, या वो उसको नहीं मिलेगा, आपको रिजर्व को नहीं मिलेगा, तो वो लोग जो बचे हुए हैं वो चिल्ला रहे। या जो आपने डिसेबल करके प्रीमेचर में निकाल दिया, डिसेबल के ऊपर और कानून निकाल दिया, तो वो लोग लड़। बाकी को तो आपने 80% को मिला है ना भाई, ओआरओपी 2 मिला है, ओआरओपी 1 भी मिला है, आगे भी मिलेगा और आप दोगे भी उनको। आपको पता है कि ये तो हमारा है ही है। लेकिन सैनिक को आप फालतू की मतलब यूज एंड थ्रू वाली चीज, अब जो आप अभी की जो मानसिकता है जो हमें दिखाई दे रही है, ऐसी रखोगे तो एक दिन गर्त में जाने से इस पार्टी को कोई रोक नहीं पाएगा। क्यों कि साहब मैंने पहले ही बोला ना, कितनी भी ताकत से आप लोगों को दिखाओ कि मैं सोने की बॉल उछाल रहा हूं, नीचे हाथ रखना, जिसके हाथ में आएगी उसी की हो जाएगी। अब बॉल तो ताकत से जितनी गई उतनी ऊपर गई, लेकिन जैसे ही वापस नीचे आई जिसके हाथ में आई, देखा यार ये तो मिट्टी का ढेला है। समझ रहे होंगे बेचारा मेरा। इसलिए दोस्तों नया खेला शुरू होगा अभी। अब आगे बढ़ना है तो एक मुहिम चलाओ, देश मांगे सैनिक शासन 5 साल के लिए। किसी से कोई दोस्ती नहीं है, पर वो आत्मा होनी चाहिए भगत सिंह की या सुभाष चंद्र बोस की। उस आत्मा ने वापस जन्म लेके इस देश के ऊपर कमांड करनी है सैनिक शासन के थ्रू, तब जाके इस देश के अच्छे दिन आएंगे। नहीं तो कभी भी नहीं आ सकते, चाहे कोई कितना भी बड़ा आ जाए, इस देश के अच्छे दिन नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? ये यहां तक नहीं देखते हो यार, कल समन निकला है कि उसके ऊपर इतने करोड़ रुपए का कर्जा है। सुबह वो आके बीजेपी की गंगा में नहाता है और तीसरे दिन वो है जो राज्यसभा में सांसद बन जाता है। कल सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर होता है और राज्यसभा में सांसद है, या कहीं का राज्यपाल है। ठीक है ना, किसी ने वो है वो मतलब ज्यादा आवाज उठा ली है, उठा के डाल दो उसको अंदर, कर दो ये ईडी शीडी फीडी फाडी वे सब पीछे कर दो सबके। मैं तो क्या एक आम आदमी हूँ, एक पेंशन मिलती, या तो उसको बंद करोगे तो मेरा जो इलाका है राजपूताना का है, शायद हो सकता है वो थप्पड़ मारेंगे, लेकिन मेरे को एक ये इतना अनाज दे देंगे, भूखा नहीं मरूंगा, कमा लूँगा। हाँ वो बात अलग है भी आपको कोई ऐसा ही बना के नैरेटिव के भी इसको इस तरह से कुचल देना तो बात अलग है। बाकी अगर सैनिक के साथ में आप ऐसा करोगे तो मोदी जी पछताओगे। मुड़ जाओ अभी वापस और सैनिकों की प्रति अपनी पूरी एक यहाँ की आंख खोल के सैनिकों के ऊपर केंद्रित कर दो, आपका बाल बाका नहीं होगा, बाल बाका नहीं होगा।
और हमारे साथ साथ में जितने भी सशस्त्र बल है सबकी पूजा करनी शुरू कर दो आप, क्योंकि पूजा होगी सिर्फ यही है, तब ये देश है। ठीक है ना, किसी सैनिक को कम मत आंकना। देवता साक्षात यही है जो रक्षा करते हैं इस माँ की, धरती माता की, अपने सरहदों की। मत करो उनके साथ ऐसा। वक्त है, आते ही मांगा क्या है, या कमेटी लागू कर दो। कितने से बचे हुए हैं रिजर्विस्ट, थोड़ा उनको अपग्रेड कर दो। एक विधवा बेचारी, पति एक्सपायर हो गया 5 साल में, 2 साल में, 1 साल में, चलो उसको एक सिपाही की तो पेंशन दे दो। अफसर को जो देना आप दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम जो हमारी जोखिम बचते हैं हमारे शरीर के लिए, उसको एक कर दो बस, एक कर दो बस। यही हाथ जोड़ के बोल रहे हैं। सेना से नफरत मत करो, ये सेना नफरत करने लायक नहीं है, ये बहुत प्यार करने लायक है। इनके कारनामे आने वाली पीढ़ी सब सुनेगी ना, गर्व से सीना चौड़ा करेंगे, वो हमारे पुरुष थे, सेना में थे। किसी नेता का वो है ना, वो नहीं होता है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो।